हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव कुमार दुबे है और आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध। जी हाँ बच्चों, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के संबंध में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इस चर्चा को हम चालू करें उसके पहले एक बात जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि अगर आप यहाँ पर ये सोचकर चल रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य के विधानसभा या जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां के विधान परिषद के चुनाव का संचालन भी किया जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि चाहे संसद हो, चाहे राज्य विधानसभा हो या राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो अथवा राज्य विधान परिषद हो, इन सभी के चुनावों का संचालन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो फिर सवाल यह कि फिर राज्य निर्वाचन आयोग का अस्तित्व क्यों है या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किन के चुनाव का संचालन किया जाता है, तो चलिए चर्चा करते हैं इसी के संबंध। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश को ध्यान में रखकर हम इस राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान पढ़ेंगे। और बात अगर की जाए तो मध्य प्रदेश में निर्वाचन की निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश राज्य में आर्टिकल 243 के अनुसार 1 फरवरी 1994 को, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अब यहां पर एक आर्टिकल जो आपने देखा वो है आर्टिकल नंबर 243। ये पर्टिकुलर क्यों मेंशन किया? क्योंकि आर्टिकल 243 से जो प्रावधान चालू होते हैं उसमें भाग 9 के पंचायती राज संबंधी प्रावधान भी हैं और आपके भाग 9A के नगर पालिका संबंधी प्रावधान भी हैं। तो यहां पर मैं आपको ऐसा भी कह सकता हूं कि पंचायतों और नगर पालिकाओं अर्थात स्थानीय निकायों के जो चुनाव है उनके संचालन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में मैंने पर्टिकुलर आर्टिकल मेंशन किया जो है आर्टिकल 243। अब अगर भाग 9 में देखें तो पंचायती राज के संबंध में आर्टिकल का सब क्लॉज कुछ और है और अगर हम यहां पर नगर पालिकाओं के संबंध में देखें तो आर्टिकल 243 का सब क्लॉज कुछ और है। लेकिन दोनों में मुख्य आर्टिकल है जिसमें आर्टिकल का मेन नंबर कहा जा सकता है वो 243 अर्थात 243। और बात जब यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की हो रही है तो आर्टिकल 243 के प्रावधानों के आधार पर यह चीज क्लियर हो जाती है कि चाहे राज्य में पंचायतों के चुनाव का संचालन करना हो या नगर पालिका के चुनाव का संचालन, इस प्रकार के स्थानीय निकायों अर्थात लोकल बॉडीज के चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी वो ये कि मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में विशेष तौर पर वह तारीख है 1 फरवरी 1994 जिस तारीख को मध्य प्रदेश राज्य में राज्य चुनाव आयोग का अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर अब हम चर्चा करेंगे संरचना की। और संरचना की चर्चा में आपको यह ध्यान रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग में चूंकि मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में बात हो रही है तो राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना कैसे। और बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो 1 फरवरी 1994 को गठित मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय संस्था। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर केवल एक ही अधिकारी है जिसे यहां पर निर्वाचन आयुक्त का नाम दिया। तो जैसे अपन वहां पर देखते हैं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयोग भी है और अन्य निर्वाचन आयोग भी, ऐसा कोई प्रावधान आपको मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में देखने को नहीं मिले। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय संस्था है और इसके मुख्य अधिकारी को निर्वाचन आयुक्त का नाम दिया। तो एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में उठता है वो ये कि क्या हर राज्य में निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय ही होगा या कहीं बहुसदस्यीय भी हो सकता है? और इसका जवाब है ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि राज्य का निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय ही हो। जी हां, ध्यान दीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय या बहुसदस्यीय कैसा भी हो सकता है जैसा भी उस राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित किया गया। लेकिन बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग को एकल सदस्यीय ही रखा गया और इसके मुख्य अधिकारी को निर्वाचन आयुक्त अर्थात इलेक्शन कमिश्नर का नाम दिया गया। अब आगे बात करते हैं बच्चों इनकी सेवा शर्तों के संबंध। सेवा शर्तों में राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी। दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको यहां पर ध्यान दें। अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग के
निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी, तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल, ना कि राज्य सरकार। लेकिन अगर यहां पर यह पूछा जाए कि क्या यह राज्यपाल की वैवेकिक शक्ति है, तो जवाब होगा नहीं। राज्यपाल द्वारा ऐसी सेवा शर्तें एक कानून, एक लॉ के अंतर्गत निर्धारित की जाएंगी और इस कानून या लॉ को यहां पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर एकल सदस्य हो तो वहां पर, और अगर बहुसदस्यीय हो तो सभी के संबंध में जो सेवा शर्तें हैं उन सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत उस राज्य के राज्यपाल द्वारा ही किया जाएगा। चलिए अब चर्चा करते हैं बच्चों यहां पर आयुक्त को पद से हटाने के संबंध। मतलब अगर हम बात करें तो जहां पर केवल निर्वाचन आयुक्त है, ऐसे एकल सदस्य संस्था में उस निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से कौन हटाएगा? या अगर हम बात करें कहीं पर कोई ऐसे राज्य है जहां बहुसदस्यीय संस्था है और वहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो उन्हें अपने पद से कौन हटाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जो रीति और आधार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाने के लिए वर्णित किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज है बच्चों, है ना। यहां पर उन्होंने क्या कहा? हाईकोर्ट के जज को अपने पद से हटाने के जो आधार बताए गए हैं, हाईकोर्ट के जज को अपने पद से हटाने की जिस प्रक्रिया, जिस रीति का वर्णन संविधान में किया गया है, उसी प्रक्रिया, उसी रीति को फॉलो करते हुए और उन्हीं आधारों पर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त और सह आयुक्त जो भी वहां पर हो उन्हें अपने पद से हटाया जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर यह पूछा जाए कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाने के आधार क्या हैं, तो याद रखें किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटाने के आधार या उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने के आधार है साबित कदाचार और असमर्थता। और यहां पर संविधान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को पद से हटाने के संबंध में केवल इतना वर्णित किया गया है कि उन्हें अपने पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार वे होंगे जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाने के क्या आधार है? तो आधार वही है साबित कदाचार और असमर्थता, और प्रक्रिया क्या है? उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हाई कोर्ट के जजेस को भी अपने पद से हटाया जाएगा। चलिए देखते हैं शॉर्ट में वो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अपने पद से हटाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, आर्टिकल 124 में यहां पर स्पेसिफिकली कुछ भी वर्णित न करते हुए केवल यह कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन के माध्यम से ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है। मतलब अगर किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाना हो तो उन्हें अपने पद से हटाने के पहले संसद में इसके संबंध में एक मोशन, एक प्रस्ताव लाया जाए। यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी प्रारंभ किया जा सकता है, और अगर यहां पर यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रारंभ किया जाता है तो ऐसी दशा में कम से कम 100 लोकसभा के सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होना आवश्यक है। देखिए बच्चों, प्रक्रिया की बात चल रही है, इसलिए पूरा ध्यान आप यहां पर रखते हुए इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर रिपीट करूं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अपने पद से हटाने के लिए आर्टिकल 124 में जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार यह प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा अर्थात संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकेगी। अगर यह प्रक्रिया लोकसभा में प्रारंभ की गई तो जिस भी न्यायाधीश को अपने पद से हटाना है उसे अपने पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वह लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। इसके बाद वह हस्ताक्षरित प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष अपनी वैवेकिक शक्ति का प्रयोग करते हुए चाहे तो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या चाहे तो उसे अस्वीकार भी कर सकता है। और ध्यान दीजिए, अगर अस्वीकार कर दिया तो वह प्रस्ताव वहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन अगर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर आगे क्या प्रक्रिया होगी? और इस परिस्थिति में ध्यान रखिए, अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो इस दशा में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा एक 3 सदस्यों की समिति का गठन
किया जाएगा। जी हाँ, 3 सदस्य, जिस सदस्यों की समिति में मेन होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, इसके अलावा किसी भी एक राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक विधि का पारंगत मतलब विधिवेत्ता, जिसे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी कहा जाता है। फिर से रिपीट कर दूं, समिति में 3 सदस्य होंगे। समिति में होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज, इसके अलावा किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता। यह भी ध्यान रखिए, बात चाहे सीजेआई की हो या सुप्रीम कोर्ट के जज की अथवा किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, ये सभी पदस्थ होंगे, सेवानिवृत्त नहीं। क्यों किया गया इस समिति का गठन? इस समिति का गठन उन आरोपों की जांच करने के लिए किया गया जो आरोप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के संबंध में प्रस्तावित किए गए। जब इस समिति के द्वारा आरोपों की जांच की जाएगी तो आरोपों की जांच करने के पश्चात वह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करेगी। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया लोकसभा में प्रारंभ हुई है, इसलिए समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की जाएगी और लोकसभा में ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने के बाद उस पर वोटिंग करवाई जाए। वोटिंग में स्पेशल मेजॉरिटी अर्थात विशेष बहुमत, जिसे हम 2/3 बहुमत भी कहते हैं, उससे अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो उसके पश्चात यह दूसरे हाउस अर्थात राज्यसभा में जाए। ध्यान दीजिए, राज्यसभा के द्वारा वापस किसी समिति का कोई गठन नहीं किया जाएगा, केवल उस पर वोटिंग करवाई जाएगी और विशेष बहुमत से वह पास हो जाने के पश्चात राज्यसभा के माध्यम से जब वह पास हो जाएगा तो वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट का उक्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट का वह न्यायाधीश अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो यह प्रक्रिया है जब प्रक्रिया का प्रस्ताव जो है लोकसभा में प्रारंभ हुआ तब। मैंने आपसे बताया बच्चों, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ हो सकता है और अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा में प्रारंभ हो तो केवल थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आपको देखने को मिले। क्या है वह बस डिफरेंस? अगर लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। इसके विपरीत अगर ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर ऐसे प्रस्ताव पर आवश्यक है। जी हां बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमने देखा था लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया और लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। सेम प्रक्रिया राज्यसभा में फॉलो होगी। अगर ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में प्रारंभ किया है तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला यह प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के समक्ष पेश किया जाएगा और सभापति उसे चाहे तो स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। वही बात, अस्वीकार कर दिया, प्रस्ताव समाप्त। लेकिन अगर स्वीकार किया तो अब सभापति द्वारा एक 3 सदस्यों की समिति का गठन, वे ही 3 सदस्य जो हमने लोकसभा में देखे, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता वाली एक समिति का गठन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाएगा जो उन आरोपों की जांच करेगा जो आरोप लगाए गए हैं यहां पर उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जब यह समिति अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में प्रस्तुत करेगी, क्योंकि राज्यसभा में प्रस्ताव प्रारंभ हुआ है तो उस पर राज्यसभा में वोटिंग की जाएगी और विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से राज्यसभा में यह प्रस्ताव पास होने पर यह जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में पुनः इस पर वोटिंग होगी और 2/3 बहुमत से जब यह लोकसभा में भी पास हो जाएगा तो इस प्रस्ताव को भारत के राष्ट्रपति को पेश कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो यह है वो प्रक्रिया बच्चों जो कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाने के संबंध में वर्णित की गई। इस प्रक्रिया की डिटेल चर्चा मैंने आपसे क्यों की? क्योंकि फिर आप एक बार बोर्ड पर देखिए, यहां पर यह लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग के जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें अपने पद से उन्हीं आधारों पर और उसी रीति के माध्यम से हटाया जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। और अभी हमने जो प्रक्रिया, अभी जो हमने रीति देखी वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने के संबंध में भी संविधान में वर्णित की गई।
एक तथ्य और जो बच्चों आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि यह कोई संयुक्त अधिवेशन का विषय नहीं। मतलब अगर यहां पर लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से नहीं हो पाया, या राज्यसभा में प्रारंभ होकर वहां से पास हो गया, लोकसभा से नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में संसद का संयुक्त सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। यह तथ्य आपको यहां पर ध्यान रखना है। दोनों हाउसेस से इसका अलग अलग पास होना आवश्यक है। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में या उसके वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप सभी जानते हैं लगभग सभी संवैधानिक अधिकारियों के संबंध में यही प्रावधान वर्णित होता है कि वेतन भत्ते या जो भी उनकी सेवा शर्तें हैं उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उन्हें वित्तीय हानि पहुंचाता हो, और इस प्रकार का प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में भी वर्णित किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनकी वेतन के संबंध। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। राज्य के निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन होता है वो कहां से लिया जाएगा, तो वो चार्ज्ड अपॉन होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब राज्य की संचित निधि पर, और यह तथ्य आपको यहां पर ध्यान रखना है। बात अगर उनके कर्मचारी वृंद ने ऑफिसर्स की जाए तो अगर राज्य आयोग द्वारा ऐसी रिक्वेस्ट, ऐसा अनुरोध किया जाए तो फिर राज्य का राज्यपाल राज्य आयोग को ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयड उपलब्ध करा सकता है, जो कि उसके कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर यह कार्य राज्य सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा किया जा रहा है, और ऐसा तब किया जा रहा है जबकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाए। और यहां पर जो भी कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे, उन्हें जो भी कार्य सौंपे जाएंगे, उन कार्यों का संचालन उन ऑफिसर्स के द्वारा या उन सर्वेंट्स के द्वारा किया जाएगा। तो एक कॉमन प्रोविजन। अब बात करते हैं बच्चों राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। तो एक कार्य तो मैंने आपसे यहां पर बता दिया था कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन स्थानीय निकायों के चुनाव के संचालन के लिए किया, लेकिन अगर हम यहां पर उनमें प्रमुख रूप से कौन कौन से कार्य उनकी चर्चा करें तो यहां पर इन तथ्यों को हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यहां पर आपको ध्यान रखनी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए जितने भी निर्वाचन होंगे उन सब में निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचनों का अधीक्षण करना, उनका निर्देशन और नियंत्रण करना, ये सारी की सारी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित की गई। मतलब जब भी कहीं नगर पालिका के चुनाव हो, जब भी कहीं पंचायत के चुनाव हो, तो ऐसे चुनावों का संचालन करना, उनका कंट्रोल, उनका सुपरविजन और उसके लिए निर्वाचक नामावली अर्थात इलेक्टोरल रोल तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, यह कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ निर्वाचन आयोग जब भी कोई नामावली तैयार करेगा तो वो दो तथ्यों को ध्यान में रखेगा। पहला, ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, और दूसरा वे जो भारत के नागरिक हो। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि वोटिंग राइट भारत में तभी मिलता है जब आप भारत के नागरिक हो और आपकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा आपका नाम निर्वाचक नामावली में हो। तो जब भी नगर पालिका या पंचायतों के चुनाव की बात हो तो यह कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाए। इसके साथ ही साथ आचार संहिता लगाना और उसका पालन करवाना, यह कार्य भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाए। आचार संहिता बहुत कॉमन शब्द है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं चुनाव के दौरान, बस ये उसी के बारे में बात की जाए। इसके साथ ही साथ बच्चों चुनाव की घोषणा करना, मतदान का प्रबंध करना, मतदान से संबंधित कार्य करना और चुनाव परिणामों की घोषणा करना, वे सभी कार्य जो मुख्य रूप से सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करता है, लोकल बॉडीज में यह काम स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाएंगे। और बच्चों यहां पर उम्मीदवारों का नामांकन और उन्हें चुनाव चिन्ह अलॉट करना, ये सारे के सारे कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाएंगे। बात अगर यहां पर बच्चों चूंकि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की जाए तो प्रथम और वर्तमान निर्वाचन आयोग का नाम हमें ध्यान रखना होगा। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एनबी लोहानी प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, जबकि वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है श्री बसंत प्रताप सिंह। देखिए बच्चों, मैंने आपसे बताया कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग एक एकल सदस्यीय संस्था है, इसलिए यहां पर केवल निर्वाचन आयुक्त का पद है, और इस दशा में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे एनबी लोहानी, और मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्वाचक आयुक्त हैं
श्री बसंत प्रताप सिंह। तो यही है बच्चों राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका प्रमुख कार्य है स्थानीय निकायों का संचालन करना। हमने यहां पर देखा कि इसकी संरचना मध्य प्रदेश में एकल सदस्यीय है, लेकिन अन्य राज्यों में एकल सदस्यीय बहुसदस्यीय कैसी भी हो सकती। इसके साथ ही साथ बच्चों जिस तथ्य पर हमने यहां पर ध्यान दिया वो ये था कि इनको अपने पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, और साथ ही साथ कौन से हैं वे प्रमुख कार्य और शक्तियां जिनका संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। चलो बच्चों अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है यहां पर 1992, 1993, 1994 या 1995। अभी हमने यहां पर देखा था कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है, और इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1994। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया। तो ध्यान रखिए, हो सकता है आपसे डायरेक्ट तारीख पूछ ली जाए, हो सकता है आपसे ईयर पूछ लिया जाए, और सही जवाब आपको पता होना चाहिए 1 फरवरी 1994 मींस 1 फरवरी 1994 है वह तारीख जिस तारीख को मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन? सही ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं, बसंत प्रताप सिंह, अजय रायजादा, सुनील अरोड़ा या इनमें से कोई नहीं। बात पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के संदर्भ में की जा रही है, और दो नाम मैंने आपसे बताए थे, एक था श्री लोहानी जी का और दूसरा था बसंत प्रताप सिंह। क्वेश्चन चूंकि यहां पर वर्तमान का पूछा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह है, और इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से प्रारंभ हुआ। तो यही हमारे प्रश्न का सही जवाब बच्चों। वर्तमान में मध्य प्रदेश में चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो है बसंत प्रताप सिंह 2019 से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बच्चों यहां पर बात की जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाए? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या राज्य विधानमंडल। अब देखिए हमें कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन, एक है राज्यपाल और एक है राज्य विधानमंडल, लेकिन हमें इस प्रश्न का सही जवाब पता होना चाहिए कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अर्थात राज्यपाल। अब ऐसा मैंने क्यों कहा कि हमें कंफ्यूज करने के लिए यहां पर ये दो ऑप्शन है? ऐसा मैंने इसलिए कहा बच्चों क्योंकि प्रावधान ये है कि राज्य में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा की जाएगी। फिर से देखिए एक बार ऑप्शंस, राज्य विधानमंडल भी दिख रहा है और राज्यपाल भी दिख रहा है, और मैंने कहा राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगा उस कानून के प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल करेगा नियुक्ति राज्य में निर्वाचन आयुक्त की। बिल्कुल, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्य निर्वाचन आयोग में ऐसी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या छिंदवाड़ा। और प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अर्थात भोपाल। हर वक्त बच्चों बार बार मैं आपसे बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर है, बाकी जितने भी आयोग आपके सिलेबस में उन सब का मुख्यालय राज्य की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर यह पूछ रहा है राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह तो मैंने आपसे बताया था कि आर्टिकल 243 में है, लेकिन यहां पर पर्टिकुलरली प्रावधान के साथ आर्टिकल का नंबर पूछा जाए, और ऑप्शन से 243G, 243I, 243K या 243L। और प्रश्न का सही जवाब है आर्टिकल नंबर 243K। जी हां बच्चों ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 243K में पंचायती राज के संबंध में यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आर्टिकल 243K जो है भारतीय संविधान का, जो भारतीय संविधान के भाग 9 में आता है, उसमें यहां पर यह वर्णित किया गया है कि पंचायतों के चुनावों का संचालन, उनका नियंत्रण, उनका अधीक्षण, यह सब कुछ कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से किया जाएगा।
एक और बात बच्चों आपको जो ध्यान रखनी चाहिए कि आर्टिकल 243ZA भी राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में ही प्रावधान वर्णित करता है, लेकिन यह प्रावधान नगर पालिकाओं के लिए, मतलब अभी मैंने आपसे बताया था स्थानीय निकाय के चुनाव में चाहे वह पंचायत हो चाहे वह नगर पालिकाएं हो, उन सब के निर्वाचन का काम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। और यहां पर आर्टिकल 243K में जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह पंचायती राज के संबंध में है, जबकि आर्टिकल 243ZA में जो निर्वाचन आयोग है वो यहां पर नगर पालिकाओं के चुनाव के संचालन के संबंध में। तो यही हमारे प्रश्न का सही जवाब आर्टिकल 243K। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बात कर रहा है मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो अभी जो नाम हमने देखा बसंत प्रताप सिंह, वो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त का है, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन? ऑप्शन है सुकुमार सेन, एमवी लोहानी, पीवी दीक्षित या सरला ग्रेवाल। यहां पर याद रखिए सुकुमार सेन केंद्रीय निर्वाचन आयोग में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, जबकि एमवी लोहानी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त रहे और इनका कार्यकाल 1994 से 2000 तक रहा। मतलब जो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है वह 1 फरवरी 1994 में जब आयोग की स्थापना की गई तब 1994 से लगा के 2000 तक रहा लोहानी जी का कार्यकाल, और यही थे मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देश में सर्वप्रथम वह कौन सा राज्य है जहां पर निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? मतलब सेंट्रल लेवल पर तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन था, लेकिन स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन भारत के इनमें से किस राज्य में सर्वप्रथम किया? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने आप लोगों से राज्य मानव अधिकार आयोग में भी ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और मैंने आपसे बताया था कि बच्चों राज्य मानव अधिकार आयोगों के दशा में भारत में पहला राज्य मानव अधिकार आयोग पश्चिम बंगाल में स्थापित किया, लेकिन अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो भारत में सबसे पहला राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश राज्य में गठित हुआ और यह गठन 1994 में हुआ। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है किस आयोग के संबंध में, उस आधार पर आपको वहां पर सही जवाब ढूंढना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग की प्रकृति कैसी है? पर्टिकुलरली स्टेट इलेक्शन कमीशन के नेचर के बारे में यहां पर पूछा जाए। ऑप्शन एक संवैधानिक निकाय, एक विधिक निकाय, एक असंवैधानिक निकाय या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा प्रश्न का सही जवाब? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक संवैधानिक निकाय। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया ऐसे सारे निकाय, ऐसी समस्त संस्थाएं जिनके गठन का प्रावधान संविधान में वर्णित हो वे सारे के सारे संवैधानिक होते हैं। और बात अगर हम यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की करें तो इसके गठन का प्रावधान भी तो संविधान में ही है। संविधान के भाग 9 और 9A में इसके गठन के संबंध में प्रावधान वर्णित किया गया है और इसीलिए यह एक संवैधानिक निकाय। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से कौन हटा सकता है? यहां पर ऑप्शंस दिए हैं राज्य सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र सरकार। क्या होगा प्रश्न का सही जवाब? प्रश्न का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ध्यान दीजिए यहां पर राज्य सरकार को कोई विशेष शक्ति प्रदान नहीं की। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार सभी महत्वपूर्ण शक्तियां राज्य के राज्यपाल में निहित की गई, फिर चाहे वो नियुक्ति की हो या फिर उन्हें पद से हटाने की। तो ध्यान दीजिएगा राज्यपाल द्वारा उन्हें अपने पद से हटाया जाता है और हमने ये देखा कि उन्हें अपने पद से हटाने के आधार और उन्हें अपने पद से हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो कि हाई कोर्ट के जज को अपने पद से हटाने के लिए वर्णित की गई है, जिसकी डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने अभी यहां पर की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता? ऑप्शन है यहां पर पंचायत, नगर पालिका, मुख्यमंत्री या उपरोक्त सभी का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इजी क्वेश्चन है और प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मुख्यमंत्री। जी हां, मैंने आपसे बताया राज्य की विधानसभा या जिसे आप मुख्यमंत्री कहते हैं वो, या जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके चुनाव के संचालन का कार्य भी भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया था।
जबकि स्थानीय निकाय मतलब पंचायत, नगर पालिका, इनके चुनाव का संचालन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। और इसीलिए हमारे प्रश्न का सही जवाब वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मुख्यमंत्री के चुनाव के संचालन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करता। तो यही है बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में हमने सॉल्व किए। ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसी स्थिति हमें कंफ्यूज कर सकती है कि दूसरा राज्य आयोग के प्रावधान हमें किसी अन्य राज्य आयोग के साथ कंफ्यूज करने के लिए मिक्सअप हो जाए। आपको यहां पर अलग अलग चीजें ध्यान रखनी है और उसी के आधार पर क्वेश्चन का सही जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है।